जो स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये हमारे सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से आपको लेटर ऑन कार्डियक प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेन में इश्यूज हो सकते हैं, कंसीव करने में इश्यूज डेफिनेटली होते ही हैं। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर क्वेश्चन, सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन दिस। वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स में तो लोग, आई थिंक इन द अर्ली टीन्स पीपल आर सेक्सुअली एक्टिव। हमारी भारतीय सभ्यता के हिसाब से हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट इन लेट टीन्स, 18, 19, 20 और बियॉन्ड। टीनेजर्स दीज डेज डू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। इसमें ना नुकसान क्या रहता है, व्हेन यू आर having intercourse with multiple partners, you're increasing your chances of getting infection. See, ideally the right age for egg freezing is your late 20s or early 30s. In a country like India, although our technologies, science, facilities, everything is advancing a lot. So we still would not want extreme preterm births. नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम एक बार फिर से बहुत ही हॉट और बर्निंग टॉपिक के साथ हैं, जो कि बहुत प्रिवलेंट है आजकल के टाइम में, जो कि आईवीएफ है। अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे साथ बहुत ही रिनाउंड और सेलिब्रेटेड डॉक्टर हैं, जो कि डॉक्टर पुनीत कोचर हैं, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट ऑल्सो। Thank you so much. मैम, आप अपने बारे में ज़रूर हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। Sure. I'm Dr. Puneet Kochar. मैं fertility specialist हूँ and I'm working at Elixir Fertility Center in Gujranwala town, North Delhi. I did my MBBS and MD from Maulana Azad Medical College. इसके बाद मैंने DNB और MRCOG किया. Then I worked as an assistant professor in Lady Hardinge Medical College for a year. Following this, I went to UK, जहाँ I was lucky enough to get a job at the Burnhall Clinic, which is the pioneer clinic that started IVF. So, दुनिया का पहला IVF बच्चा, the first IVF baby of the world, that is Louis Brown, was conceived at this clinic. And the first IVF was done by Mr. Robert Edwards and Patrick Steptoe. So, I got a chance to work at the same clinic. So, my initial training and experience comes from the same clinic that performed this miracle, that made all this happen in the world. I think that's about me. So after coming back to India in about 2014, I've been working with Elixir Fertility Center, and yes, that's it. Thank you. So मैम, जब हम बात करते हैं आईवीएफ की, बेसिकली आईवीएफ होता क्या है? लेमैन लैंग्वेज में किसी को अगर समझाना हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? अच्छा, हम ना सीधा आईवीएफ पे जा रहे हैं। सो मैं पहले वो बताऊंगी जो आप पूछ रहे हैं जी। आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का मतलब है कि एग को और स्पर्म को, माने कि एक फीमेल के अंडे को और एक मेल के शुक्राणु को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करना। नॉर्मली ये सारी चीजें जब हम प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करते हैं, ये सारी चीजें बॉडी के अंदर होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। आईवीएफ में या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम इस एग को शरीर के बाहर निकालते हैं। हस्बैंड जो हमें या मेल पार्टनर जो हमें सीमन सैंपल देते हैं, उसमें से हम स्पर्म लेते हैं, इनको मिलाकर हम एम्ब्रियो बनाते हैं, बच्चा बनाते हैं। उसको कुछ दिनों तक हम बढ़ने देते हैं, एक सर्टेन स्टेज तक हम उसको 3 से 5 दिन ग्रो करने देते हैं। फिर उनमें से बेस्ट 2 यूजुअली चूज करके यूट्रस के अंदर, फीमेल के गर्भ के अंदर उसको वापस डाल दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मैम, किस तरह के कपल को ये आईवीएफ की रिक्वायरमेंट होती है? किस तरह के कपल को आईवीएफ काउंसलिंग के लिए भी जाना चाहिए? हाँ, सो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का मतलब हमेशा आईवीएफ नहीं होता। So most people who are having fertility problems may not require IVF. जब किसी कपल को कंसीव करने में दिक्कत आ रही होती है, पहले कोशिश करी जाती है कि असेस करें कि वे कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसमें हम मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स का एनालिसिस करते हैं। पहले डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं कि उनको कोई और अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उनको ट्राई करते हुए कितना समय हो गया, वे साइकिल में किस टाइम पर ट्राई कर रहे हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टाइल पीरियड कब होता है। फर्टाइल पीरियड साइकिल के वो बीच के 10 दिन होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टू ऑल माय व्यूअर्स अगेन मैम, आई विल कट शॉर्ट यू हियर कि बेसिकली फर्टाइल पीरियड किसी भी लेडी के लिए कौन सा होता है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, टिल द टाइम दे बाय सम ऐप और समथिंग लाइक दैट। तो आइडियल किसी को अगर बताना हो तो वो कौन सा पीरियड होता है? हाँ, सो मान लीजिए आपका साइकिल 28 दिन का है, 28 या 30 दिन का अगर आपका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है,
तो जो बीच के 10 दिन हैं उनको हम फर्टाइल पीरियड मानते हैं. टू बी मोर स्पेसिफिक, ओव्यूलेशन नॉर्मली 12 to 16 डे के बीच में होता है. बट व्हाट हैपेंस इज जब आप 12वां 14वां 16वां दिन गिनने की कोशिश करते हैं, दैट इंक्रीजेस एंजाइटी इनसाइड योर माइंड. ये हम नहीं चाहते क्योंकि ये एंजाइटी आपको कंसीव नहीं करने देती. सो व्हाट शुड यू डू? इट इज ईजियर टू ऐड 10. मान लीजिए आपका पीरियड पिछले महीने की 10 तारीख को आया, तो 20 से 30 तारीख आपका फर्टाइल पीरियड हो गया. अगर 4 तारीख को पीरियड आया तो 14 से 24 आपका फर्टाइल पीरियड हो गया. So it's a complete 10 days period which is fertility period. मोस्टली सी, क्योंकि ओव्यूलेशन मैंने आपको बताया 14वें दिन के आसपास होता है, पर ये कभी कभार 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन लेट भी हो सकता है. अब इस फर्टाइल पीरियड में भी आपको डेली इंटरकॉर्स करने की जरूरत नहीं होती है. सो वी नॉर्मली एडवाइस कि ऑल्टरनेट डे इंटरकॉर्स काफी रहता है. आप डेली करना चाहें उसमें कोई मनाही नहीं है, पर एक दिन की जगह कभी कभार 2 दिन भी छूट जाए तो भी उसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं होती. एप्स नहीं यूज करने चाहिए. सो द रीजन व्हाई वी से यू शुड नॉट डाउनलोड द फर्टाइल पीरियड ट्रैकिंग एप्स इज बिकॉज 1, दे मे नॉट बी एक्यूरेट. 2, उनसे एंजाइटी अगेन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो एनीथिंग विच इज इंक्रीजिंग योर एंजाइटी इज नॉट लेटिंग यू कंसीव और इज एक्चुअली गेटिंग द चांसेस ऑफ कंसेप्शन गोइंग डाउन. वो नहीं करना चाहिए. आइडली वो स्ट्रेस और वो इमोशनल चीजें कि फर्टिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो रहता है इंसान के अंदर if you are using apps. बिल्कुल. सो मेनी अ टाइम्स वी हैव पेशेंट्स जिनका हमने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग किया, नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, IUI किया, एंड दे डिड नॉट गेट प्रेग्नेंट. समटाइम्स वी गिव देम अ ब्रेक. हम लोग बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्म ठीक है, ट्यूब ठीक है, ओवरी ठीक है, सब सही लग रहा है और हम आगे और इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं करना चाह रहे. सो गिविंग देम अ ब्रेक डिक्रीजेस द स्ट्रेस. आप एक हॉलिडे पर चले जाइए, बहुत बार उसी में कंसेप्शन हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस हट जाता है. तो स्ट्रेस एक बहुत जरूरी कारण है जिसकी वजह से लोग कंसीव नहीं कर पाते. मैम इफ आई आस्क यू कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि ये आईवीएफ का जो राइजिंग ट्रेंड बढ़ रहा है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 10 years 20 years, ये सडनली बहुत ज्यादा राइज पे आ गया है, उसका मेजर रीजन क्या है? सो देर आर अ फ्यू रीजंस जो मुझे लगते हैं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बात पे कि आईवीएफ की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है. फर्स्ट इज लेट मैरिजेस. सो पहले पुराने ज़माने में लोग अपने 20s में शादी करते थे. गांव में तो टीनेज में ही शादी हो जाती थी, विच आई डोंट अग्री विद, बट 20s इवेंचुअली इज एक्चुअली द राइट एज टू गेट मैरिड. अभी क्या हुआ, 20s के बाद हमने 30s पे डिले किया, वो 30s का अब लेट 30s अर्ली 40s होता जा रहा है. So I do have many patients who start planning for a pregnancy once they are already approaching 40. ये थोड़ा सा लेट हो गया है ना. Considering this, if we are not wanting to conceive till we are in our 40s, ideal would be कि हम अपने early 30s में या late 20s में eggs freeze करा के रख लें ना. ये क्वेश्चन है आई थिंक जो हम आज नहीं एड्रेस करेंगे या शायद बाद में करेंगे. सो पहला कारण है कि लेट मैरिजेस हो रही हैं. लेट मैरिजेस पढ़ाई की वजह से हो सकती है, करियर ओरिएंटेशन की वजह से हो सकती हैं, आपको राइट पार्टनर नहीं मिल रहा इस वजह से भी हो सकती हैं. तो ये सब जायज रीजन है. पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी 34-35 की उम्र तक शादी नहीं होने वाली है, प्रेगनेंसी नहीं प्लान करने वाले हैं, तो कंसिडर फ्रीजिंग योर एग्स अर्लियर. The second reason is probably the environmental factors. Because over a period of time, I have seen that even younger women have a rapid decline in AMH. AMH होता है आपका ovarian reserve. माने कि एक particular female की ovaries में एक पर्टिकुलर साइकिल में कितने एग्स बन सकते हैं ना. आपकी ओवरीज की एग बनाने की क्षमता कितनी है ये हमें पता चलता है आपके ओवेरियन रिजर्व से. सो पुराने जमाने में या मान लीजिए 10 साल पहले जो रिजर्व 37 to 40 की एज में देखा जाता था, आजकल वो रिजर्व अर्ली 30s में देखा जा रहा है. और बहुत पेशेंट्स का लेट 20s में 28-29 में ही रिजर्व गिरना शुरू हो जाता है. Why is it so, ma'am? See, we can't pinpoint to one particular factor. So when I say environmental changes, it could be because of the pollution that we are seeing. So we do encounter significantly poor air quality these days, especially northern parts of India. Delhi में हमारी जो AQI होता है नवंबर से लेकर मार्च तक है ना, in particular months में, yeah, it's very poor. So that could have a significant contribution. I'm not sure if stress could be a significant factor, but yes, it does contribute to some extent. Lifestyle may contribute to some extent. तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी fertility significantly decline भी हो रही है. Ma'am, obesity can be one of the reason to be infertile. Yes, definitely. So obesity causes metabolic disturbances in the body, जिसकी वजह से ovulation ठीक से नहीं हो पाता है ना. ये पहला कारण है कि ओबेसिटी के कारण लोग कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि एग ही ठीक से नहीं बन रहा. अब मान लीजिए हमने एग बना दिया दवाइयां देकर, गोलियां देकर या इंजेक्शंस देकर, तो केवल एग बनने में दिक्कत नहीं आती, इम्प्लांटेशन में भी दिक्कत आती है. जो यूट्रस है
उसकी एम्ब्रियो को चिपकाने की कैपेसिटी और फर्दर ऑन कैरी करने की कैपेसिटी में भी दिक्कत आती है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं। सो ओबेसिटी कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन कंसीविंग एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Why is this IVF pregnancy, मैम, अगर हम बात करते हैं, is considered to be an high risk pregnancy? Why is it so? ओके, सो आईवीएफ प्रेगनेंसीज ना उन लोगों में होती हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे। सो ये लोग नॉर्मली अगर हम कंपेयर करें, इनकी एज स्टैंडर्ड नॉर्मली कंसीव पेशेंट से कई बार ज्यादा होती है। अगर एक एवरेज नॉन आईवीएफ प्रेगनेंसी में फीमेल की एज आपकी लेट 20s है, तो यहाँ पे वो एज आपकी 10 साल उससे ऊपर होगी। सो बिकॉज there is an increase in the maternal age, that is one factor. Then there are many other factors that these patients are suffering from, है ना। इनमें endometriosis होता है, कई लोगों का खून थोड़ा गाढ़ा होता है जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस को फॉरवर्ड फ्लो नहीं जाता। तो देर आर अ लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशंस जिनको करेक्ट करके आप एक आईवीएफ प्रेगनेंसी करते हो। अब वो जो अंडरलाइन कंडीशंस हैं जो दिक्कत कर रही थी कंसीव करने में, वो प्रेगनेंसी में फर्दर ऑन दिक्कत करती है। तो कई बार बच्चे की ग्रोथ कम होती है, जिसके लिए आपको सपोर्ट देना पड़ता है, ब्लड थिनिंग एजेंट्स देने पड़ते हैं। फिर इन पेशेंट्स में हाई बीपी माने पीआईएच या शुगर बढ़ने का, जेडीएम का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा, मेजॉरिटी लोग आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, ये भी एक कारण है कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने का। आईवीएफ में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पुटिंग अ सिंगल एम्ब्रियो बैक। इट इज अ वेरी गुड प्रोविजन। सो इन पीपल हु अग्री कि मुझे सिंगल बच्चा चाहिए, आजकल हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। The methods of selecting the embryo are so good that we can select a single good embryo for you. And how is it done, ma'am? Okay, so we can select a single embryo for you without compromising the success rates. When you ask how is it done, so the embryo selection usually is a morphological selection. है ना, normally जो हम करते हैं, हम embryos को incubators में रखते हैं, उनको हम daily माइक्रोस्कोप के नीचे assess करते हैं, जिससे हमें उनकी growth potential का, उनके डिवाइडिंग पैटर्न का, सेलुलैरिटी का, ग्रैनुलेशन का, इन सब चीजों का अंदाजा लगता है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन से एम्ब्रियोज बेटर ग्रो कर रहे हैं। अब यूजुअली हम एम्ब्रियोज को डे 3 to डे 5 तक लेकर जा सकते हैं। 5वें दिन के कल्चर को ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कहा जाता है, जिससे एम्ब्रियोज की क्वालिटी और थोड़ी बेटर पता चल पाती है। तो जोन से एम्ब्रियोज डे 3 से डे 5 तक पहुंचते हैं और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर उनकी क्वालिटी अच्छी दिखती है, दे आर कंसिडर्ड टू बी बेटर एम्ब्रियोज। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ एम्ब्रियो असेसमेंट, मॉर्फोलॉजिकल। फिर आजकल देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड टाइम लैप्स इमेजिंग। टाइम लैप्स इमेजिंग में हमें एम्ब्रियोज को माइक्रोस्कोप इंक्यूबेटर्स के बाहर नहीं निकालना पड़ता माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए। इंक्यूबेटर्स के अंदर ही एक, आप कह सकते हैं, कैमरा फिटेड होता है, जिससे हमें उनका 24/7 हमें पूरा लाइव उनका डिविजन, उनका सेलुलैरिटी, सारा ग्रोथ पैटर्न दिख रहा होता है। सो दैट अगेन हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग विच इज अ बेटर एम्ब्रियो। अपार्ट फ्रॉम दिस पीजीटी किया जा सकता है। पीजीटी होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें डे 5 स्टेज पर, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर, एम्ब्रियो की बायोप्सी लेकर देखा जा सकता है कि कौन सा एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल है। सो एक जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो के डालने से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ते हैं और मिसकैरेज के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं कि हम मल्टीपल प्रेगनेंसीज ना प्लान करके सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकें। मैम, एज अ डॉक्टर कई बार होता है कि लोगों के ट्रिपलेट्स होते हैं, so would you recommend them to carry on with their triplet babies? Absolutely not. See, in a country like India, although our technologies, science, facilities, everything is advancing a lot. So we still would not want extreme preterm births. Triplets होने से या higher order multiples होने से नुकसान ये रहता है, हमें डर ये होता है कि प्रेगनेंसी जल्दी डिलीवर ना कर जाए। अब ये जल्दी डिलीवरी अगर 7वें महीने के बाद हो रही है तो बच्चों को फिर भी बचाया जा सकता है, पर अगर आप 5वें-6वें महीने में, इफ यू आर डिलीवरिंग बिफोर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, देन मोस्टली द बेबीज डू नॉट सर्वाइव। जो एक्सट्रीम प्रीटर्म बच्चे 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले पैदा होते हैं, उनको हम नर्सरी में नहीं रख सकते, क्योंकि उनके ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते। कम से कम 24-25 हफ्ते अगर आप खींच जाएंगे तो बच्चे को बचाया जा सकता है। दिस इज द ओनली रीजन वाई वी डोंट वांट ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज। Me, as I also underwent these kind of things, so बच्चों को कई बार लंग डेवलपमेंट का इंजेक्शन दिया जाता है. What is that, मैम? अच्छा, जब हमें डर होता है कि कोई पेशेंट टर्म से पहले डिलीवर कर जाएंगी, है ना, टर्म हम आइडली बोलते हैं 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को, तो जहां हमें डर होता है कि अ पर्टिकुलर पेशेंट में डिलीवर बिफोर 36 वीक्स, वहां हम उनको एक इंजेक्शन देते हैं जिसे स्टेरॉइड इंजेक्शन कहा जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। इससे क्या होता है कि बच्चों के जो लंग्स होते हैं, उनके फेफड़ों में
सरफैक्टेंट नाम की एक चीज होती है जो आपको बाहर आने पर सांस एयर को ब्रीद इन करने में हेल्प करती है, तो ये बनने लगता है। इससे आपके फेफड़े, बच्चे के फेफड़े मैच्योर हो जाते हैं टाइम से पहले, और बच्चों का सर्वाइवल लगभग 80-90% इंप्रूव कर जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि अगर हमें डर हो कि कोई प्रीटर्म डिलीवर कर रहा है, उनको ये इंजेक्शन टाइमली लगा दिया जाए। So, मैम अगर इसे बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि हाँ इस तरह का इंजेक्शन लग रहा है तो बेबी को लेटर ऑन स्टेजेस में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है। सो पुरानी स्टडीज में ये देखा गया था कि आपको यही स्टेरॉइड कवर सिंगल डोज दिया जाए, माने दोनों इंजेक्शंस जो मैंने आपको बताए डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन, इन पर डोज शेड्यूल अलग होता है। बीटामेथासोन की यूजुअली 2 डोजेज लगती हैं, डेक्सामेथासोन की यूजुअली 4 डोजेज लगती हैं। सो ये एक सिंगल डोज है, माने उसके 4 इंजेक्शन 1 डोज बनाते हैं, इसके 2 इंजेक्शन 1 डोज बनाते हैं, एंड अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट इज यूजुअली रिकमेंडेड कि एक ही बार लगाया जाए। तो पुरानी स्टडीज में क्या था, दे स्टडीड गिविंग मल्टीपल इंजेक्शंस। जब आपको ये हर हफ्ते लगाया जा रहा है या पूरी प्रेगनेंसी में आपको 2-3-4 बार लग गया, तब जाके बच्चों को कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है ना इन द डेवलपमेंट। अ सिंगल डोज, माने अ सिंगल डोज ऑफ द कंप्लीट कोर्स ऑफ 4 or 2 इंजेक्शंस फॉर दीज पर्टिकुलर ड्रग्स do not cause any negative side effects for the baby. They are very beneficial for preterm babies. Again, to all my viewers, I'd like to address to them कि that this is required. This is the need for the hour. जब बच्चे को required होगा तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगा। बिल्कुल, अगर प्रीटर्म डिलीवरी सस्पेक्टेड है तो ये इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। मैम अगेन कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, PCOS का प्रॉब्लम जो राइज पर है, that is also one of the major causes for infertility. Yes. ये PCOS का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना, फिर फर्टिलिटी को प्लान करना, दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो व्हाट वुड यू रेकमेंड टू आवर व्यूअर्स कि क्या करें इसको वाइप आउट करने के लिए? सी PCOS ना आजकल एक बहुत डरावना टर्म बन गया है। तो पहली चीज जो मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगी वो ये है कि PCOS से डरना नहीं होता, इट इज जस्ट अ वेरिएशन, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज नॉट अ बीमारी जिसका कोई परमानेंट इलाज हो सकता है। इट इज अ कंडीशन दैट सम women have a tendency to develop when they enter their puberty and when they undergo menarche. So इसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है वजन के साथ, वेट के साथ। सो women who have PCO, the best thing to do is to have an active lifestyle ना। आप आधा पौन घंटा डेली ब्रिस्क वॉक करिए या कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करिए जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म संतुलन में रहे। साथ ही हाई कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट में अवॉइड करिए। तो PCO के मैनेजमेंट के लिए पहली चीज आपको अपना वजन कंट्रोल करना है। अब PCO में क्या होता है, ओवरीज में फॉलिकल ज्यादा होने के कारण पीरियड्स यूजुअली डिले होते हैं क्योंकि एक एग हर महीने टाइम पर नहीं बन पाता। तो PCO पेशेंट्स में हमें ये देखना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर आपको फिलहाल प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और सिर्फ पीरियड्स रेगुलर करने, तो उसके लिए हम अलग प्रकार की हार्मोनल मेडिसिन देते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा गोल है प्रेगनेंसी प्लान करना, तो हम आपको एग बनने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं जो यूजुअली हेल्प करती हैं कि आप एग अपने आप टाइम पर रिलीज करें और इसके साथ ही पीरियड्स ग्रेजुअली रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। सो गोल ये होता है कि कुछ महीनों तक एग को रेगुलर बनने दें और आप साथ ही नेचुरल ट्राई करें। That would be my first recommendation to women with PCO. If this is not working, then we move forward towards other treatment modalities. I'll talk about a woman जो उसकी cycle होती है. I mean, when she's born, now she's going through a menarche. That phase, she's into adolescence now. And then moving towards the being motherhood and then menopause. तो अगर हम बात करते हैं menarche का, तो menarche इतनी कम एज में आज के टाइम में मैम, इट्स वेरी सैड टू नो कि इट्स 10 years पे बच्चा स्कूल जा रहा है, वो खुद ही अडाप्ट नहीं कर पा रहा है पहले तो स्कूल की चीजों को, एंड देन द पर्सन लाइक आई मीन द चाइल्ड इज डाउन विद पीरियड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। दिस इज वेरी ट्रू। इनफैक्ट आपने 10 साल बोला, आजकल menarche 8-9 साल पे भी हो रही है। सो एवरेज एज फॉर menarche once upon a time was 11 to 13 years for girls and 12 to 14 for boys. बॉयज में यूजुअली 2 साल लेट होती है। आजकल ये 1-2 साल और जल्दी 9-10 साल में हो रही है, अगेन बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में हम देखें तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हो गया है ना। पहले लोग घरों के बाहर जाके खेला करते थे। पहले इनफैक्ट हम भी जब बच्चे थे, हमारा घर में टीवी बैठ के देखने का या वीडियो गेम्स खेलने का कोई शेड्यूल नहीं होता था। हम लोग सब गलियों में खेलते थे, राइट। आजकल वो शेड्यूल नहीं है। आजकल सब लोग अपने घरों के अंदर कन्फाइंड होते हैं, विच इज वाई फिजिकल एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हो गई है। सो पहला एडवाइस टू ऑल पेरेंट्स इज टू मेक देयर चिल्ड्रन मोर फिजिकली एक्टिव ना। दूसरा, कुछ हद तक ये खाने पीने पर भी निर्भर करता है। सो अब दीज आर थिंग्स विच टू सम एक्सटेंट आर अनअवॉइडेबल। कोई जानबूझ के मिलावट वाला खाना अपने बच्चों को नहीं देगा ना। पर ये कहा जाता है कि आजकल जो मेजोरिटी दूध हमारे घरों में आ रहा है
बिल्कुल, है ना, काउस को आप कहते हैं अब ऑक्सीटोसिन लगाकर, हार्मोनल इंजेक्शंस लगाकर दूध निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीजें ना बचपन से ही बॉडी में हार्मोनल चेंजेस लाने शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से प्यूबर्टी अर्ली हो रही है। तो दीज आर टू सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। Can watching some content which is not required for a kid to watch can also lead to these kind of things? नो, इट कांट। It won't affect. सी, मानसिक स्थिति को इफेक्ट करेगा, है ना। कोई कंटेंट किसी बच्चे ने टाइम से पहले देख लिया, इट विल डिस्टर्ब अ चाइल्ड मेंटली, बट इट विल नॉट लीड टू अर्ली प्यूबर्टी। नहीं। Okay. Like मैम, जैसे हम मूव करते हैं नाउ मिनार्की टुवर्ड्स द एडोलेसेंस, व्हाट इज द राइट टाइम अ पर्सन और अ मदर शुड विजिट अ गायनेक फॉर अ डॉटर? See, it depends on how comfortable are you discussing about menarche with your child. So आजकल ना स्कूलों में भी बहुत सारे adolescent health programs कराए जाते हैं. I have myself taken a few, explaining to the young girls about what menarche is, what to expect during the periods, how regular or irregular can the periods can be. मतलब किसको आप normal कहोगे, किसको आप abnormal कहोगे. और ये सब एक नॉर्मल फिनोमिनन है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये सब चीजें ना बच्चों को रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। नाउ द फैक्ट इज, अगर बच्चा स्कूल में और अपने पेरेंट्स के थ्रू ये सब चीजें अंडरस्टैंड कर रहा है, then the child does not need to visit a gynecologist or a doctor at all for this. On the other hand, if a child is not able to cope up with these changes, then visiting a specialist is actually advisable, because a specialist can give you the advice जो शायद आप नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अब आपको वाकई कोई abnormality दिख रही है ना। मान लीजिए कि बच्चे के क्लॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल हेवी साइकिल्स आ रही हैं, है ना। मान लीजिए आप हर 2-2, 3-3 घंटे में एक पैड बदलना पड़ रहा है, क्लॉटिंग ज्यादा हो रही है, या पीरियड्स का ड्यूरेशन, फ्लो का ड्यूरेशन 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग चल रही है, पेनफुल पीरियड्स हैं। कुछ हद तक पेनफुल पीरियड्स नॉर्मल होते हैं, पर इतना पेन जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे, जो आपकी डेली स्कूल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर रहा है, या इतना पेन कि आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है ना। सो दीज आर फैक्टर्स जिसके लिए बेटर रहता है कि एक स्पेशलिस्ट से एडवाइस ले लिया जाए। तो आइडली मैम फर्स्ट डे जो पीरियड पेन होते हैं उनको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं? बिल्कुल, 1 to 2 days। हाँ, सो पीरियड्स के शुरुआत में जो 1-2-3 दिन पेन रहता है, मेजॉरिटी केसेस में ये नॉर्मल होता है। ओनली इफ इट इज अनबेरेबल, अगर आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है हर साइकिल में और पहले से ज्यादा हो रहा है, तो बेटर रहता है कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दिया जाए, या कम से कम एक अल्ट्रासाउंड करके रूल आउट कर लिया जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अंडरलाइन। Ma'am, ideally, since our viewers are watching this, what is the right or ideal age for any girl to get into a physical relationship? This is a very difficult to answer question. So there is no right or wrong in this. Western standards में तो लोग, I think in their early teens people are sexually active. हमारी भारतीय सभ्यता के हिसाब से हम लोग बोलते हैं at least in late teens, 18, 19, 20 or beyond. So I would actually like to pass this question. There is no right age. No right age. Okay. If you talk about me being comfortable with my child being sexually active, I'm not comfortable. So I am still carrying that mindset where probably 20s. I don't know. So I don't know. So ma'am, going ahead, what about having multiple partners nowadays girls are having? What causes it? Can be like after effects क्या हो सकते हैं, और that can be deadly also? Yeah, so this is something where I would want to give my opinion. Teenagers these days do have multiple sexual partners. इसमें ना नुकसान क्या रहता है? When you're having intercourse with multiple partners, you're increasing your chances of getting infection. ना, this is what we are concerned about, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है। तो पहली चीज तो सिंगल हो चाहे मल्टीपल पार्टनर्स हो, प्रोटेक्शन जरूर यूज करना है ना। यूजिंग बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्डम्स विल हेल्प यू अक्वायर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। दूसरा क्या होता है, मल्टीपल पार्टनर्स के कारण जो इन्फेक्शन आता है, जिसको हम STDs कहते हैं, ये इन्फेक्शंस असेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं। तो कई बार ये आपको सिम्टम्स देते हैं, जैसे कि वजाइनल डिस्चार्ज होगा, इचिंग होगी, इरिटेशन होगी। अब आपको सिम्टम्स हुए तो आपने डॉक्टर को दिखाया और हमने दवाई दे दी। कई बार सिम्टम्स नहीं होते, या सिम्टम्स थे, ठीक हो गए, पर हल्का फुल्का इन्फेक्शन रह गया, जो कि जेनिटल ट्रैक्ट में असेंड करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये ग्रेजुअली आपकी ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है, अंदर और एडहेजन्स कॉज कर सकता है, जो कि आगे जाके कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। विच इज वाई वी नॉर्मली डू नॉट एडवाइज हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, और एट लीस्ट एवरीबडी शुड यूज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, विच इज इम्पेरेटिव। एक चीज और है, आजकल हम एडवाइस करते हैं कि HPV वैक्सीन, जो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन की वैक्सीन है, इसको 13 की उम्र से पहले लगा दिया जाए, या कम से कम ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले लगा दिया जाए। So this actually prevents some diseases like cervical and penile cancers,
जो कि HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होते हैं, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। सो मैम, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, कितना इम्पोर्टेंट, अनलाइक यू मेंशन कि हाँ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं होना चाहिए, लाइक इवन इफ यू आर देयर यू नीड टू टेक प्रोटेक्शन। Agreed. So, and this can also lead to infertility later on. Yes. Later on. Yes. Apart from this, अगर हम बात करते हैं menopausal state की, या even जब adolescent state है दोनों में, how important is the mental health of a woman in that? So when you are in an environment where you're not very happy, जब ऐसा होता है तो ये जो स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये हमारे सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से आपको लेटर ऑन कार्डियक प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेन में इश्यूज हो सकते हैं, कंसीव करने में इश्यूज डेफिनेटली होते ही हैं। So most women who are under stress will eventually not be able to conceive naturally and they will need some form of treatment to help them conceive. इसलिए पहली चीज कंसीव करने के लिए हम बोलते हैं लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। मैम, गोइंग बैक टू IVF, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आई वुड श्योरली आस्क दैट। कई बार मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए कि IVF जो है वो लड़का दिलवा सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? लोगों की नॉलेज के लिए आई वुड लाइक टू पास ऑन दिस टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, कि IVF कोई गारंटी दे सकता है लड़का होने की? देखो, IVF से सेक्स सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता। IVF में एक फर्दर टेक्निक होती है PGT, जो फिलहाल हम इंडिया में नहीं करते हैं बिकॉज हमारी कंट्री में बैंड है। बिना PGT के किसी भी तरीके से नहीं पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा अंदर डाला जा रहा है वो मेल है या फीमेल है। इसलिए जो लोग हमारे पास आके पूछते हैं कि इससे लड़का हो जाएगा, हम उनको यही समझाते हैं कि इससे बच्चा हो जाएगा, लड़का होगा या लड़की होगी वो हमें नहीं पता होता। This is an irony, ma'am, because लोग चाहते हैं बच्चा हो जाए, but whatever they are getting, they are not happy with that. पता है अपर्णा, this is not always true. So although I agree with you, आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो केवल लड़के के लिए आते हैं, but I have so many patients who've been very happy with the birth of a female child, and my heart goes out to them. मैंने उनको भी बताया है, मतलब salute to people who have 2 daughters, 3 daughters and are still very happy and they don't want a boy child. Very happy for you. So I mean the world is changing. Yes, you can believe that. Yes. सब जगह नहीं, पर you are right. There are still a lot of people जो लड़के की चाह में अटके हुए हैं. I'm hoping किसी दिन उनका mindset भी change हो होगा. जाएगा. Later on stages में change हो जाएगा. मैम, अगर हम बात करते हैं couple counseling की before IVF, how important is that couple counseling अगर वो IVF procedure के लिए जा रहे हैं? So see, IVF is not the treatment of a particular person. It is a treatment of a couple. अगर मेल में दिक्कत है तो भी कपल का ट्रीटमेंट होता है, अगर फीमेल में दिक्कत है तो भी कपल का ट्रीटमेंट होता है। इसलिए दोनों पार्टनर्स को इकट्ठे बिठाकर पूरा प्रोसीजर समझाना, उसकी इंट्रिकेसी समझाना, उसकी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन समझाना जरूरी होता है। इनफैक्ट अपर्णा, आई मेट अ पेशेंट टुडे, दे वर डिस्कसिंग देयर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स विद मी एंड द हस्बैंड वाज रिपीटेडली सेइंग हमारा PCO, हमारा ये, एंड ऑल्दो आई डिड नॉट पॉइंट इट आउट टू देम, मैंने उनको नहीं बताया ये, but that term made me smile. The fact that you're considering the disease as ours, कि अगर वो स्पर्म कम है तो वो आदमी के स्पर्म कम नहीं है, हमारे स्पर्म कम है। अगर एग में दिक्कत है तो वो हमारे एग में दिक्कत है। This brings you closer. This helps you go through the treatment easier. This makes the treatment procedure enjoyable for you. It makes the pregnancy enjoyable for you, and eventually you share the outcome. And the chances also increases in that case. Definitely. सो मैम, जैसे हम IVF के बारे में बात कर रहे हैं, कपल काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, यू मीटिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स एवरी डे। अगर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का, इफ IVF इज द ओनली सोल्यूशन, जनरली लोग इट इज रिलेटेड टू अ गर्ल ओनली और अ वुमन ओनली। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी में? अच्छा, इसमें देखो, मैं ये कहना चाहूंगी कि IVF सिर्फ फीमेल के ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता। इनफैक्ट IVF इज डन फॉर मेल इनफर्टिलिटी, if not more often than for an equal number of indications. मतलब अगर हम इंसिडेंस देखें तो IVF का सोल कारण मेल फैक्टर होता है 30% में, ओव्यूलेटरी फैक्टर होता है 30% में, और यूजुअली कंबाइंड होता है बाकी के 30% में। सो ऑलमोस्ट 50% में कम से कम मेल में कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर आ रहा होता है। अब दिक्कत की बात यह है कि जहां IVF मेल फैक्टर के लिए भी किया जा रहा है, वहां मेल ने सिर्फ सीमन सैंपल देना होता है, जो कि या तो हम मैस्टरबेशन के थ्रू एक सैंपल लेते हैं, या कई बार अगर एजोस्पर्मिक हस्बैंड हो तो हम सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल करके सैंपल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मेन ट्रीटमेंट है वो फीमेल का होता है। सो द फीमेल हैज टू अंडरगो एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। आप उसको डेली इंजेक्शंस लगते हैं 8-10 दिन के लिए, फिर एक एग रिट्रीवल प्रोसीजर होता है, फिर एम्ब्रियो डाला भी फीमेल के अंदर जाता है,
उसके आगे प्रेगनेंसी कैरी करने का पार्ट भी फीमेल का होता है। तो क्या है कि अगर मेल फैक्टर है तो भी ट्रीटमेंट एक्सटेंसिव फीमेल का हो रहा है, फीमेल फैक्टर है तो भी ट्रीटमेंट एक्सटेंसिव फीमेल का हो रहा है। इस सब में ना कहीं हमारी सोसाइटी में धारणा बन जाती है कि दिक्कत फीमेल में है। देर आर लॉट ऑफ फैमिलीज दैट आई सी जिनमें लोगों को पता होता है कि हाँ मेरे बेटे के स्पर्म कम है, वो ब्लेम फिर भी गर्ल को करते हैं, है ना, कि तुम कैरी नहीं कर पा रही, तुम्हारे में दिक्कत है। तो दिस इज अ सोशल माइंडसेट विच हैज टू चेंज, एंड इट इज नॉट ओनली द बॉय साइड विच इज ट्राइंग टू कवर अप। आई ऑल्सो हैड पेशेंट्स जिसमें लड़की ने मुझे आके कहा, वाइफ ने मुझे आके कहा कि मैम मेरे हस्बैंड में दिक्कत है, पर आप ये फैमिली में किसी को मत बताना, मैं सबको बोलूंगी कि मुझ में प्रॉब्लम है। तो अगेन माय हार्ट गोज आउट टू सच वुमेन हु आर डूइंग दिस फॉर देयर हस्बैंड्स। ट्रीटमेंट आप दोनों का होना चाहिए। ट्रीटमेंट का पूरा जिम्मा एक फीमेल के ऊपर नहीं होना चाहिए कि उसकी बॉडी ठीक नहीं है या उसके एग्स ठीक नहीं है। ऐसा ब्लेम करने पर उस पर स्ट्रेस बढ़ेगा और आपके सक्सेस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आई डोंट नो मैम, ये सोसाइटी कब चेंज होगी एंड ब्लेमिंग द वुमेन ओनली फॉर द रीजन कि बच्चा नहीं हो रहा है। चेंजिंग स्लोली, दे आर चेंजिंग ग्रेजुअली। आई बिलीव Yes. कि ये थोड़ा सा स्पीडी हो जाए ये चेंज Yes. थोड़ा सा। मैम हम जब आईवीएफ के बारे में बात कर रहे थे अभी, देन यू मेंशन द टर्म फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग। सो एग फ्रीजिंग कब करानी चाहिए किसी भी फीमेल को, एंड व्हाट इज द राइट एज फॉर एग फ्रीजिंग कि इसमें बेटर क्वालिटी ऑफ एग्स हमें मिल सकते हैं? See, ideally the right age for egg freezing is your late 20s or early 30s. अब ना इस एज में हम सोचते नहीं है एग फ्रीजिंग कराने की, क्योंकि हम सोच के बैठे होते हैं कि हम अगले 2-4 साल में कंसीव कर लेंगे नेचुरली। सो आइडियली लेट्स से यू आर एंटरिंग योर 30s एंड यू स्टिल हैव नो प्लान्स ऑफ प्लानिंग अ प्रेगनेंसी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो आप कम से कम अपना एक ब्लड टेस्ट कराइए जिसे हम AMH कहते हैं। तो दिस, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये आपको बताएगा कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है। अगर आपका ओवेरियन रिजर्व कम है तो डेफिनेटली अपने एग फ्रीज कराइए। अगर आपका एग रिजर्व नॉर्मल है तो आस्क अ स्पेशलिस्ट कि मैं इस एग रिजर्व पे कितने साल या कितने महीने और वेट कर सकती हूँ। सो दैट इज व्हाट आई नॉर्मली डू विद माय पेशेंट्स। आई चेक देयर AMH, इफ दे हैव एन एक्सीलेंट AMH एंड दे थिंक कि वो अगले 1-2-3 साल में शादी कर लेंगे या बच्चा प्लान कर लेंगे, देन आई टेल देम दैट वी कैन वेट। ऑन द अदर हैंड, फॉर पीपल हु आर वेरी श्योर कि हमें अभी प्रेगनेंसी प्लान करनी नहीं, the earlier you freeze, the better the quantity and quality of eggs is going to be. So, मैम बहुत सारे केसेस में हम सुनते हैं there is batch IVF and there is a single process of IVF. How these two things are different and how the impact of pregnancy और अगर बात करें कंसीव का रेट कैसे बढ़ता है? So see, batch IVF जो होते हैं ये रिमोट सेंटर्स में किए जाते हैं। जैसे छोटे शहरों में कई जगह IVF सेंटर्स होते हैं जिनके पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट या IVF स्पेशलिस्ट अपने यहाँ नहीं होता, तो यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट्स को रिक्रूट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। फिर एन IVF टीम ट्रैवल्स, सो एन IVF टीम कम्स टू डू देयर पिकअप एंड ट्रांसफर, लेट्स से इन अ पीरियड ऑफ अ वीक, कि एक हफ्ते के अंदर आप कुछ पिकअप्स और कुछ ट्रांसफर करेंगे। अब इसको पॉसिबल करने के लिए मेजॉरिटी पेशेंट्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डाला जाता है, ताकि जब इनको बंद किया जाए आपका पीरियड एक साथ आए, आपका ट्रीटमेंट एक साथ शुरू हो, फिर पिकअप लगभग आगे पीछे एक साथ पड़े और ट्रांसफर भी सेम टाइम पर हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सक्सेस रेट्स, इट इज आइडियल टू डू साइकिल्स विदाउट फॉर्मिंग बैचेस, बिकॉज उसमें आप ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज कर सकते हो। आप हर पेशेंट के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको मेडिसिन दे सकते हो। आप एक पर्टिकुलर पेशेंट के पीरियड के हिसाब से इंजेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, बजाय इसके कि आप ये देखो कि अगले 10 मरीजों का पीरियड कब आने वाला है, मैं उसके हिसाब से शुरू करूं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट प्रेफर डूइंग बैच IVFs. So if I say तो अगर single process of IVF has a better chances for conceiving? Definitely, because it can be individualized or tailored to a particular patient. We have learned this term of blastocyst over some time. ये basically होता क्या है and how does this impact the conceive करने के chances कैसे impact करता तो है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि हम एम्ब्रियोज को 3 दिन या 5 दिन कल्चर करते हैं बाहर। सो तीसरे दिन से 5वें दिन तक ले जाने के कल्चर को ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट इज अ डे 5 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, जिसमें सेंटर में कैविटी आती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और उसके आसपास सेल्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो जो बच्चे में जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो एक इनर सेल मास अलग से और एक ट्रोफोइक्टोडर्म अलग से बना देते हैं। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एम्ब्रियो पे कल्चर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे एम्ब्रियोज में यूजुअली ब्लास्टुलेशन रेट जो रहता है ह्यूमन एम्ब्रियोज में, दैट इज अराउंड 40 to 50%। सो मान लीजिए आपके 10 एग्स निकले थे जिसमें से 7-8 फर्टिलाइज हुए, और डे 3 पर अगर मैं कहूँ आपके 7-8 अच्छे एम्ब्रियोज दिख रहे हैं हमें, इसमें से आधे डे 5 तक जाते जाते ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे। अगर इसी पेशेंट का मैं ट्रांसफर डे 3 पर करती
तो शायद मैं वो एम्ब्रियो ट्रांसफर करती जो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन रहा। तो धारणा ये है, मानना ये है, हमारा सोचना ये है कि जो एम्ब्रियो शरीर के बाहर ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना पा रहा, वो अंदर जाके भी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि एम्ब्रियोज को डे 5 तक कल्चर किया जाए। जो एम्ब्रियोज डे 5 पर अच्छे टॉप ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट बना रहे हैं, फुली एक्सपैंडेड ब्लास्टोसिस्ट बना रहे हैं, इनकी क्वालिटी बेहतर है, इनका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल बेहतर है, इसलिए इनसे प्रेगनेंसी आने का चांस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। आइडली बात करते हैं मैम, जैसे आपने ए ग्रेड बताया और डे 5 बताया, कई लोगों का ये चीज़ें अच्छी हैं, चलो मान लिया, एंड देन व्हाई दे आर नॉट कंसीविंग? सो सी, कंसीव ना कर पाने के कारण सिर्फ एम्ब्रियो में नहीं होते, यूट्रस में भी होते हैं ना। सो व्हेन अ प्रेगनेंसी थ्रू एन आईवीएफ फेल्स, व्हेन एन आईवीएफ इम्प्लांटेशन डज नॉट अकर, वी से दैट आइदर द एम्ब्रियो इज नॉट गुड, या तो एम्ब्रियो में दिक्कत थी। अब आपने कहा कि अच्छा टॉप क्वालिटी का ग्रेड ए ब्लास्टोसिस्ट था, कुछ दिक्कत उसमें फिर भी हो सकती है, क्योंकि हम जो असेसमेंट कर रहे हैं ये मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट है, ये हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर, ये सब देखकर कर रहे हैं, स्टडी करके कर। बिल्कुल, हम उसका जेनेटिक टेस्ट नहीं कर रहे। अब जेनेटिक्स टेस्ट सब में करना जायज नहीं है, पर अगर हमें और कहीं कोई कारण नहीं मिल रहा और रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, तो पीजीटी बनता है, मतलब जेनेटिक टेस्टिंग एम्ब्रियो की करी जानी चाहिए जानने के लिए कि वाकई एम्ब्रियो में दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक, मान लीजिए कि एम्ब्रियो नॉर्मल है, फिर आईवीएफ क्यों फेल हो रहा है? सो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज इन द यूट्रस जो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। सम पीपल हैव अ थिन एंडोमेट्रियम। मेजॉरिटी आईवीएफ स्पेशलिस्ट थिन एंडोमेट्रियम में ट्रांसफर नहीं करते, कोशिश करते हैं उसको इम्प्रूव करने की। कई लोगों में फ्लो डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको इम्प्रूव करने के लिए ब्लड थिनिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक किया जाता है। अंडरलाइंग डायबिटीज, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, थायराइड, ये सारी कंडीशंस ठीक करी जाती हैं, क्योंकि ये भी इम्प्लांटेशन में इफेक्ट कर सकती हैं। कई लोगों में ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन को रिजेक्ट करती हैं, इसको ठीक किया जाता है। कई लोगों में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे यूट्रस में कोई सेप्टम है, कोई सबम्यूकस फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, इसको हिस्ट्रोस्कोपिकली निकाला जा सकता है। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो इम्प्लांटेशन में दिक्कत कर सकती हैं, जिनको ठीक किया जा सकता है। मैम, जैसे a person who is going the process of IVF, especially a female, लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ा मिथ है कि IVF के बाद जो बच्चा होता है वो भी वीक है और माँ तो वीक हो ही चुकी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं, अगर आपके घर में किसी का IVF हो रहा है, सो दैट पर्सन इज एज स्ट्रॉन्ग एज आपकी अदर बहू जिसका IVF नहीं हुआ ना। उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से IVF हो रहा है। देखो, दिक्कतें आती जाती रहती हैं, बीमारियां आती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो आईवीएफ अगर किसी कारण से, ऐसे किसी कारण से हो रहा है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम थी, वो करेक्टेबल कारण था, इसीलिए वो प्रेग्नेंट है ना। वो जो भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर दिया, अब वो प्रेग्नेंट है। एंड वंस अ फीमेल कंसीव्स थ्रू आईवीएफ, द प्रेगनेंसी इज लाइक एनी अदर प्रेगनेंसी, इट इज लाइक अ नॉर्मल कंसेप्शन। बिल्कुल, शुरू के 3 महीने में आईवीएफ की प्रेगनेंसीज में दवाइयां ज्यादा इसलिए दी जाती हैं क्योंकि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, वो शुरू के 2.5-3 महीने नहीं बनेंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी खुद को सपोर्ट कर लेती है। सो आफ्टर द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, एन आईवीएफ पेशेंट डज नॉट नीड एक्सेसिव मेडिसिन्स, they require the same care as other normal pregnant females. So, ma'am, once the female has conceived, now she has delivered a baby also, what is the right time to go for the normal life as an exercise करना, ये सब चीजें शुरू करना? Because somewhere बच्चे को देखना और अपने आप को neglect करना can also lead a woman to a depression. हाँ, this is also very true. So see, normal depend करता है आपकी डिलीवरी, normal vaginal delivery हुई है, cesarean section हुई है. Women who have normal vaginal deliveries recover a little faster than women who undergo cesarean sections. But आजकल again, would you like to highlight ऐसा क्या difference है दोनों में? Why do they recover fast? Okay, so see, the main difference is that cesarean में हम लेप्रोटमी कर रहे हैं, हम पेट खोल के डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा इंसिजन आता है जिसको स्टिच किया जाता है एब्डोमेन पर, टमी पर। अब इसको हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ विमेन जो नॉर्मल डिलीवरी में जो हम नीचे कट देते हैं, जिसको हम एपिजियोटमी बोलते हैं, उसके स्टिचेस से भी परेशान होती हैं। तो सी, देखा जाए तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, सिजेरियन इज अ मोर कंफर्टेबल प्रोसीजर that women are preferring to undergo these days. But if you ask me which is a better procedure, if you're able to tolerate normal labor, and again we have techniques, we have painless labor injections available which can help you tolerate normal labor को मैं हमेशा prefer करूंगी for majority of patients,
क्यों? क्योंकि इसमें आपकी हीलिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है। बॉडी का जो नॉर्मल प्रोसेस है एक पर्पुरल स्टेटस को माने डिलीवरी के बाद के स्टेटस से नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में आने का वो 6 हफ्ते होता है। 6 हफ्ते में हमारा यूट्रस पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करके नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाता है। अब ये 6 हफ्ते नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी है, 6 हफ्ते सिजेरियन में भी है। सिजेरियन में क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है, वो सर्जरी का पेन आपका मोबिलाइजेशन थोड़ा स्लो कर देता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में आप डिलीवरी के कुछ घंटों बाद खड़े हो जाते हैं, सिजेरियन में आप अगले दिन खड़े हो जाते हैं। सिमिलरली वॉकिंग अबाउट, कैरिंग ऑन नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी इज स्लाइटली क्विकर इन अ नॉर्मल डिलीवरी एज कंपेयर टू अ सिजेरियन। बाय एंड लार्ज दे आर बोथ सेफ प्रोसीजर्स, बट नॉर्मल डिलीवरीज में रिकवरी थोड़ी फास्टर होती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आप अगली प्रेगनेंसी आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी जल्दी प्लान कर सकते हैं। आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन हम लोग एडवाइस करते हैं कम से कम 1.5-2 साल प्रेगनेंसी ना प्लान करिए। 1.5-2 साल ना प्लान करें बिकॉज सी इफ यू स्टार्ट प्लानिंग आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड इज 1.5 to 2 years old, then the ideal gap between the two children, between the two cesarean deliveries will be 2.5 to 3 years, जो कि आइडियल माना जाता है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मल डिलीवरी में अगर आप वैसे तो देखो कहा जाता है कि फीमेल की बॉडी को रिकवर करने के लिए 1.5 साल चाहिए, बट आई हैव पेशेंट्स who want to conceive earlier and they sometimes conceive either naturally or through treatment earlier. Then at least we cannot say that the uterus is not ready to carry on the pregnancy. Normal delivery में आप अगली pregnancy comparatively थोड़ा जल्दी प्लान कर सकते हैं। So these are the two major differences between cesarean and normal deliveries. मैम करंट सिनेरियो में मैंने बहुत जगह सुना है फ्रॉम पीपल ऑल्सो, देयर इज वन मोर थिंग कमिंग अप एज अ नेचुरल आईवीएफ। व्हाट इज दैट नेचुरल आईवीएफ? बिकॉज अगर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती तो आईवीएफ की रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, अभी नेचुरल आईवीएफ क्या होता है? इन विमेन हु हैव अ वेरी लो ओवेरियन रिजर्व। सो जैसे मैंने आपको बताया एएमएच से हमें ओवेरियन रिजर्व पता चलता है। तो जिनका एएमएच बहुत कम होता है और ऐसे लोगों में हम स्टिमुलेशन ट्राई करें गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस के द्वारा और फिर भी 1-2 ही एग्स बने, है ना। तो जिन लोगों को खूब सारे महंगे इंजेक्शंस लगाने पर भी 1-2 ही एग बन रहे हैं, दीज आर द कैंडिडेट्स जिनका नेचुरल आईवीएफ किया जाना चाहिए। नेचुरल आईवीएफ में एक फीमेल की नेचुरल साइकिल, नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो किया जाता है, ट्रैक किया जाता है कि आपका एग कब बन रहा है। जब वो एग रेडी हो रहा है तब उसको रिट्रीव किया जाता है। सो नेचुरली बॉडी में बनते हुए एग को निकाल कर उसको स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज अगर हम नेचुरल साइकिल आईवीएफ कर रहे हैं तो हमें हर महीने सिर्फ एक एग मिलेगा, which is why this is not an ideal treatment for everybody. An average female from the age of let's say 25 to 35 can produce around 10 to 12 or 8 to 12 follicles or eggs in one particular cycle. अब हमारे पास जब ज्यादा फॉलिकल्स होते हैं तो हमारा ओवरऑल चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ फॉलिकल्स अच्छे होंगे और एम्ब्रियोज अच्छे बनेंगे और हमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी मिलने का चांस बढ़ जाता है। सो द सक्सेस रेट ऑफ अ नेचुरल साइकिल आईवीएफ इज ओनली अबाउट, I think it's about 4 to 8%. So it is less than 10% per treatment cycle. So ideally मैम अगर मैं व्यूअर्स के सामने बात कर रहे हैं हम, तो इसको अगर हम डिस्कस करें, जो उनका एफर्ट मनी सब जा रहा है फॉर नेचुरल आईवीएफ, इट इज बेटर टू गो फॉर एन आईवीएफ व्हिच इज अ फ्रोजन आईवीएफ और अ फ्रेश आईवीएफ ट्रांसफर। I would suggest that you discuss this with your fertility specialist. अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हैं जिनका गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेशन के बावजूद एक फॉलिकल बन रहा है तो येस, नेचुरल साइकिल आईवीएफ इज अ गुड प्रोसीजर फॉर यू। व्हाई? बिकॉज उसमें आपका एक सिग्निफिकेंट खर्चा बच जाता है, सिग्निफिकेंट पेनफुल प्रोसीजर ऑफ गोइंग थ्रू इंजेक्शंस बच जाता है। पिकअप प्रोसीजर फिर भी होगा, आगे का प्रोसीजर फिर भी वैसा ही होगा। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड oocyte pooling. पूलिंग में हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी, अगेन दिस इज फॉर पेशेंट्स हु हैव लो AMH, हु हैव अ डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व। जिन लोगों का ओवेरियन रिजर्व कम होता है और उनमें हर महीने 1-2 फॉलिकल्स बनते हैं, तो कई बार हम उन 1-2 को बनाया, फर्टिलाइज किया, एम्ब्रियो बनाया और उसे फ्रीज कर दिया, नेक्स्ट साइकिल में हम फिर 1-2 निकालते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 साइकिल्स oocyte pooling करने से ओवरऑल चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं कि हम इसमें से एम्ब्रियो सिलेक्शन बेटर कर पाएंगे। number of embryos that we have increases, so you can culture them to a later stage and you're able to decide which is a better embryo to transfer. इसलिए पूलिंग से थोड़ा सक्सेस रेट बेटर हो जाता है। सो पूलिंग, नेचुरल साइकिल आईवीएफ, ये सब उन लोगों के लिए हैं जिनका रिजर्व काफी कम होता है। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन मैम, फ्रोजन ट्रांसफर एंड फ्रेश ट्रांसफर, ये क्या डिफरेंस होता है? व्हाई वी आर लेबलिंग समथिंग एज फ्रोजन एंड लेबलिंग समथिंग एज फ्रेश ट्रांसफर? सो सी, जब हम oocyte रिट्रीवल करते हैं, जब हम एग निकालते हैं, सेम डे इन एग्स को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है, फिर इनको 3 से 5 दिन कल्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है। अब अगर हम सेम साइकिल में 3 दिन या 5 दिन बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दें यूट्रस के अंदर, उसे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। कि तुरंत 5 दिन हुए और 5 दिन में ही उसको ट्रांसफर कर दिया। अगेन टू माय व्यूअर्स आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई
कि 5 दिन तैयार हो गया तुम्हारा एम्ब्रियो एंड नाउ इट इज द सेम डेट हैज बीन पुट back into your body. So basically they are put back in the same cycle in which they are formed, in which they are created. On the other hand, कई बार एम्ब्रियोज को हम फ्रीज करते हैं. अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. कई बार हम एम्ब्रियो 2 डाल दिए, जो सरप्लस एम्ब्रियोज हैं बाकी के उनको फ्रीज करते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि हम सारे के सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं. अब ये किन कंडीशंस में होता है? मान लीजिए फीमेल का एग रेडी है, खूब सारे एग्स रेडी हैं, बट लाइनिंग रेडी नहीं है. द एंडोमेट्रियम इज नॉट गुड. सो देन वी फ्रीज ऑल द एम्ब्रियोज. इन द नेक्स्ट साइकिल वी वर्क ऑन द एंडोमेट्रियम एंड देन वी डू अ ट्रांसफर. एग्स ठीक है, लाइनिंग ठीक है, पर हार्मोन लेवल्स आउट ऑफ नॉर्मल रेंज आ रहे हैं. आपका प्रोजेस्टेरोन हाई है, ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हाई है. इन कारणों से इम्प्लांटेशन का चांस थोड़ा कम हो जाता है. सो दीज आर ऑल्सो कंडीशंस जहाँ पे हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रेफर करते हैं. देन सम वुमेन हैव अंडरलाइन कंडीशंस लाइक लेट्स से फाइब्रॉइड यूट्रस है जिसे निकालना है, और हम प्रेफर कर रहे हैं कि पहले हम एग्स फ्रीज कर लें, फिर हम फाइब्रॉइड निकालें, फिर ट्रांसफर करें. ऐसे ही कुछ लोगों में एंडोमेट्रियोसिस होता है, जिस केस में भी हम प्रेफर करते हैं कि पहले एग रिट्रीव किया जाए, फिर एंडोमेट्रियोसिस को सप्रेस किया जाए 1-2-3 महीना और फिर ट्रांसफर किया जाए. सो देयर आर मेनी कंडीशंस जिसमें एम्ब्रियो निकालने के बाद उसे वापस नहीं डालते, फ्रीज कर देते हैं, और कुछ महीनों बाद या अगले महीने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है. सो एज अ डॉक्टर मैम, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू एनी पेशेंट कि फ्रोजन बेटर है या फ्रेश ट्रांसफर बेटर है? सो सी, लिविंग ऑल द कंडीशंस असाइड कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड. लेट्स से वी हैव अ कपल जिसमें सब कुछ नॉर्मल है, एंडोमेट्रियम ठीक है, कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं है जो फ्रेश ट्रांसफर को कॉन्ट्राइंडिकेट करे, हार्मोनल लेवल्स ठीक आ रहे हैं. नाउ सी, 10 years ago when we started working at Elixir, when we started our center, 10 years ago 80% of our transfers were fresh transfers. Now 80% of our transfers are frozen embryo transfers. The reason for this is that there are multiple studies done worldwide जो ये शो करती हैं कि frozen embryo transfer के results fresh embryo transfer से marginally better है, थोड़ा सा फर्क है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाएं. वी आर स्टिल डूइंग सम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर्स, बट दैट अगेन नीड्स टू बी इंडिविजुअलाइज्ड. तो जहां हमें लगता है कि फ्रोजन एम्ब्रियो से रिजल्ट थोड़ा सा भी बेटर होगा, वहां हम प्रेफर करते हैं कि फ्रीज करके डालें. So that is why to take a chance, go for the better option. Exactly, बिल्कुल. So मैम, जैसे अभी हमने बहुत कॉमन उभरता हुआ टर्म सुना है व्हेन अ पर्सन इज प्रेग्नेंट. तो सब बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन बड़ा होता है लेडीज को. So how would you, because I have not been under that, so मेरे को शायद समझना भी, किसी फीमेल को समझना भी little difficult होगा how somebody is facing this postpartum depression. नहीं, postpartum depression is a common term. ये क्यों होता है? Because the female is overwhelmed with feelings and she feels overburdened with responsibilities. अब हम बात कर रहे थे शुरू में कि फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, कपल कंसीव नहीं कर पा रहा, और इसका सारा दायित्व फीमेल पर डाल दिया जाता है. यही चीजें डिलीवरी के बाद भी होती हैं. So what happens is bringing up a child becomes a female's responsibility in a lot of households. So staying awake 24/7 with a newborn child, फिर पहले बच्चे में फीमेल को खुद भी नहीं पता होता कि इसको संभालना कैसे है, उसको कब फीड कराना है. घर के सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तुम्हारा दूध काफी नहीं बन रहा, बच्चा बार बार रो रहा है. ये सारी चीजें ना मेंटली डिप्रेस करती हैं माँ को. बिल्कुल बिल्कुल. सो पहली चीज टू अवॉइड पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज दैट ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड अगेन शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट. अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली पे रह रहे हैं तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. आई हैव सम पेशेंट्स जिसमें हस्बैंड को पैटर्निटी लीव मिली प्रॉपर, आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स, बट सेवरल मंथ्स. The wife told me कि जितनी मुझे लीव मिली है उतनी इनको लीव मिली है. So this is a wonderful initiative from the company that has given this. So the father should be as responsible for bringing up the child as the mother should be. Then in joint families, there are in-laws, मम्मी पापा भी होते हैं जो हेल्प कर देते हैं. Again, a lot of affording people are able to have ayas and japas and these type of maids जो help करती हैं. So get all the help that you think you're going to need. Don't let it be your individual effort. ऐसा नहीं है कि आपको अकेले बच्चा पालना है. आपको जिससे हेल्प मिल सकती है, आप अपने हस्बैंड से हेल्प लीजिए, आप घर वालों से हेल्प लीजिए. आपको मेड की जरूरत है, आप मेड रखिए. Because if you think that you're going to do this on your own, then depression will naturally come in after some time. ना, क्योंकि आपको खाने का टाइम नहीं मिल रहा, आपको सोने का टाइम नहीं मिल रहा. आप एक छोटे से बच्चे का ध्यान रखना चाह रहे हो जो आपको दुनिया में सबसे जरूरी है, और आपको पता ही नहीं चल रहा है मैं ध्यान कैसे रखूं. आपने सब कुछ कर लिया, वो फिर भी रो रहा है. वो रोएगा, वो उसकी टेंडेंसी है रोने की. बट देयर शुड बी अदर्स टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड विद यू. So ma'am, how would you take this? Because बहुत सारे advices new mother को मिलती हैं. So what would you say on that? Because कई बार होता है you know a lot of things yourself also. So how one should take that?
सो सी अगेन हम इंडियन फैमिलीज की बात करें तो जैसे अपर्णा ने कहा बहुत सारी एडवाइसेस मिलती है ना, यहाँ हर बार बोला जाता है तुम्हारा दूध नहीं बन रहा तो बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, ऊपर का दूध दे दो, अब ये खा लो ये खा लो। अब ये पहली चीज, ऊपर का दूध बिल्कुल नहीं देना है ना। एज अ डॉक्टर, एज अ physician, we never advise giving the child anything but exclusive breast milk for the first 6 months after birth. बच्चे को पानी भी नहीं देना होता, प्यास लगती है तो सिर्फ माँ का दूध देना होता है। फिर जो लोग कह रहे हैं दूध नहीं बन रहा, उनका क्या करें? सो बॉडी में ना दूध का एक डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम होता है। जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क खींचेगा, व्हेन द child is trying to get more milk out of the breast, the body starts producing more milk, अपने आप बनेगी। आप बच्चे को अगर टॉप फीड देकर चुप करा देंगे तो ग्रेजुअली बॉडी को लगेगा कि अब मिल्क का रिक्वायरमेंट कम हो गया, आपका दूध बनना और कम हो जाएगा। अच्छा, कई लोग पंपिंग करते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड प्रैक्टिस, बट इट इज नॉट एज गुड अ प्रैक्टिस एज रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर बच्चा डायरेक्टली ब्रेस्ट पे लैच कर पा रहा है तो बच्चे का जो सकिंग मैकेनिज्म है वो पंप से बहुत बेटर होता है। पंप में आपको काफी सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं कि उसका प्रेशर कैसे रेगुलेट किया जाए, उसको स्टरलाइज कैसे किया जाए। ये सारी चीजें आपको बच्चे को डायरेक्टली फीड कराने में नहीं करनी पड़ती ना। तो पहली चीज, माँ जितना दूध बना रही है वो बच्चे के लिए काफी है। बच्चे को जितना चाहिए होगा उतनी आपकी बॉडी अपने आप बना देगी। फिर जैसे अपर्णा ने कहा, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हेल्दी सारी चीजें खानी है, माने हाइजीनिक जो भी है खाना है। इसमें कोई गरम ठंडा का कोई फंडा नहीं होता, साइंटिफिकली देयर इज नो गरम ठंडा। व्हेन आई से हाइजीनिक, स्ट्रीट फूड नहीं खाना। व्हाई? बिकॉज वी डोंट वांट यू टू फॉल इल, है ना। वी लिव इन अ कंट्री वेयर डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, डायरिया, डायसेंट्री, कॉलेरा ये बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस, है ना। तो इसलिए बाहर का खाना अवॉइड करिए। घर का साफ सुथरा, वेज, नॉन वेज, सूखा, तला, उबला, आप हर तरह का खाना खा सकते हो ना, उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। So this is a request to all the dadis and nannies, do not pull in their thoughts all the time to a new mother at least. Yes, please. So she can be under severe depression because of their बिल्कुल advices. बिल्कुल। बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण होते हैं। हर बार बच्चे को रोने पर भूख नहीं लगी होती, कई बार बच्चे को हर बार पेट दर्द नहीं होता, हर बार पेट दर्द नहीं होता। बच्चे को रोने का ना इनफैक्ट भूख से ज्यादा कॉमन कारण होता है नींद। And this is something which Indian families don't realize. So when a child is tired, ideally हम लोग बोलते हैं बच्चे का एक पैटर्न सेट होना चाहिए कि वो इतने घंटे जगेगा, अब इतने घंटे सोएगा, अब इतने घंटे जगेगा। So if you put a child back to sleep on time, आप उसको जगा के नहीं रखो। अभी क्या होता है, घर में खूब सारे लोग आए नए बच्चे को मिलने ना। I'm not talking about the extreme newborn, but once a child is a few weeks old, जब वो आंखें खोल रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप उसको जगाए रखते हो, खिलाते रहते हो उसको, वो कोई मिलने आने वाला है, खिलौने, तारे सब दिखा के, म्यूजिक सुना के, फिर वो एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाता है बच्चा। एंड द चाइल्ड हाउल्स, द चाइल्ड क्राइज टू द एक्सटेंट that you're not able to pacify the child anymore. So it is advisable not to get to the child to the point that he or she is so tired कि वो सो ना पाए ना। एक रेगुलर पैटर्न सेट करिए। Most children who follow a pattern are happier children. वो आपको भूख से तंग नहीं करेंगे, वो आपको रो रो कर तंग नहीं करेंगे। So how would you advise a mother, उसका एक बच्चे से जो रिलेशन होता है मैम, अटैचमेंट होता है, how a mother can increase the bond with the child? See, I don't think women or any mother needs advice to increase the bond with the child. वो automated है, वो अपने आप आता है ना। There is no advice I can give you. Because a lot of mother ma'am who are working, because I have friends also, उनको ये guilt feel होता है कि at the end of the day maybe शायद want to was, as you mentioned, it would always be there, but वो guilt feeling आती है कि I have not seen my child throughout the day and now I'm meeting my child only at the evening. पता है, so this advice for the working mothers जिनको guilty feeling आ रही है, as Aparna said, I think both of us have gone through this. Don't let that guilt come in. The bacha is happy whichever way you let the child adapt. Now, I started putting my children in a daycare center when they were 5-6 months old. So they were practically the initial few years they were brought up in a daycare center, and it eventually worked out fine. बच्चे अडेप्ट कर जाते हैं और उसके बाद भी बच्चे आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना आपको तब करते अगर आप पूरा दिन उनके साथ घर रहते हैं, है ना। तो वो गिल्टी फीलिंग निकाल दो। Whatever time you're spending with your child should be quality time. बिल्कुल, है ना। आप बच्चे के साथ 4 घंटे दो, 6 घंटे दो या 2 घंटे दो। I'm talking about older children now. अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ 2 ही घंटे दे पा रहे हो और वो क्वालिटी टाइम है, it is much better than spending 10 hours at home and not having that quality sharing. Because this has proven in certain psychology के through भी कि if you're spending a quality time with the child, वो उसका overall development में help करता है। बिल्कुल, I agree. Okay. मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमारे इतने ढेर सारे क्वेश्चंस क्लियर किए। we'll be having another podcast बहुत जल्दी जिसमें हम और भी बहुत सारे मिथ्स को क्लियर करेंगे। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.
askofficials.com